नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार और मूल अधिकार में समानता का मूल अधिकार हम पढ़ चुके थे, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसके बाद दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का मूल अधिकार भी हमने शुरू किया था और उसमें हम अनुच्छेद 19 पढ़ चुके थे। स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, जिसमें हमने अनुच्छेद 19 को काफ़ी अच्छे तरीके से पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हम स्वतंत्रता के मूल अधिकार को और आगे पढ़ते हैं, अनुच्छेद 20 पे आते हैं। 19 तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण का प्रावधान। अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण का प्रावधान। इसमें किसी व्यक्ति को जिसे कि अपराधी डिक्लेयर किया जाता है, उसको भी कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। तो वो क्या दिए गए हैं आप देखें स्क्रीन पर, एक एक लाइन टू लाइन में आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए अनुच्छेद 20 आप पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 19 हम पढ़ चुके हैं, 20 देखते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण का प्रावधान। इसमें 20(1), 20(2), 20(3) इस तरीके से इस अनुच्छेद को डिवाइड किया गया है। तो 20(1) क्या कह रहा है वो देखिए। 20(1) कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का प्रावधान। ये की पॉइंट है, इनको पकड़ना, क्योंकि एग्जामिनर लगातार सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण के मूल अधिकार में क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है। तो एक पॉइंट आएगा कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का प्रावधान। ये चीज मतलब इस अनुच्छेद 20 की विशेषताओं में है। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का प्रावधान सरल भाषा में तो इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य जो कि न्यायालय की नजर में अपराध की श्रेणी में आता है, वह तभी अपराध माना जाएगा जब ऐसा कार्य ठीक उसी समय पर किया जाए जिस समय पर कोई विधि या कानून के अंतर्गत वह अपराध है। अगर उससे आगे या पीछे होता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, नहीं आया होगा समझ में, दोबारा समझिए। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का प्रावधान। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का प्रावधान, इसका मतलब क्या है कि आपका कोई कार्य अपराध तभी होगा जब उस कार्य को करते समय कोई ऐसा कानून लागू है जिस कानून की नजर में वह कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। अगर उस अपराध को करते वक्त कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है तब तो वह अपराध है। उस कार्य को करते वक्त अगर किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा तो फिर वह अपराध नहीं है। ये जो शब्द है ना, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का प्रावधान, कि ऐसी विधियां जो कार्य करने से उत्तर मतलब उसके बाद में है या उससे पहले हैं, उनकी दृष्टि में वह कार्य अपराध नहीं होगा। अपराध तभी होगा जब उस कार्य को करते समय किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है। अगर उस कार्य को करते समय किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है तो फिर वह अपराध नहीं है। सरल भाषा में समझो। मान लो किसी व्यक्ति ने 1995 में अफीम उगाई। उस समय पे अफीम उगाना अपराध नहीं था। बाद में 1996 में यह कानून आ गया कि अफीम जो उगाएगा उसको 3 वर्ष की तो कारावास होगा और अफीम उगाना अपराध है। तो उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी। 1997 में सजा नहीं दी जाएगी कि भाई इस आदमी ने 1995 में अफीम उगाई थी, अब देखो अफीम उगाने पे 3 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान हो गया और इसको सजा दे दो। तो 1996 के बाद ये सजा नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? कि जिस समय उसने अफीम उगाई थी उस समय कानून था ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर 1996 मतलब उस कानून के लागू होने के बाद अगर वह व्यक्ति अफीम उगाता है तो इसका मतलब उसने वह कार्य जो किया है, कार्य मतलब अफीम उगाने वाला कार्य, तो उस समय पे कानून बना पड़ा है ना कि अफीम उगाने से 3 वर्ष की कारावास की सजा है। तो फिर उसने अपराध कर दिया है, क्योंकि उस समय पे जब वो ये कार्य कर रहा है उस समय उसने प्रचलित कानून का उल्लंघन कर दिया है। अगर वह जो कार्य कर रहा था उस समय कोई कानून प्रचलन में नहीं था तो फिर वो अपराध नहीं होता। लेकिन जिस कार्य को करते वक्त अगर उसी समय पे कोई प्रचलित कानून चल रहा है और उसका उल्लंघन कर दिया है तब वो अपराध है। तो ये जो लाइन है ना, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का प्रावधान। कार्योत्तर का मतलब है कि जो कार्य किया जा रहा है
उस समय के अलावा वाले समय पे अगर कोई विधि ऐसी बनी हुई है उससे संरक्षण प्रदान किया जाएगा, मतलब उस समय वो अपराध नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? जब उस कार्य को करने से अलावा वाले समय पे अगर कोई कानून थे उस समय पे अपराध नहीं है। अपराध कब है? जब आप कोई कार्य कर रहे हैं उस समय पे अगर आपने किसी प्रचलित विधि का उल्लंघन कर दिया तब अपराध है वो। अब इसकी रीड कर लो। अर्थात किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तभी दोषी ठहराकर दंडित किया जा सकता है जब उसने उस समय लागू विधि, गौर करो, उस समय जब वो कार्य कर रहा है ना, उसने उस समय लागू विधि या कानून को तोड़ा हो। अर्थात दांडिक विधियां भूतलक्षी प्रभाव या एक्स पोस्ट फैक्टो से लागू नहीं होंगी। गौर करिए, दांडिक विधियां कौन सी होती हैं? ऐसी विधियां जिनमें दंड का प्रावधान होता है वो दांडिक विधियां हैं, और वो जो दांडिक विधियां हैं वो भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होंगी। इस पॉइंट को गौर करो। ऐसी विधियां जिनसे अपराध का दंड दिया जाता है वह भूतलक्षी प्रभाव वाली नहीं होंगी। भूतलक्षी का मतलब क्या है? अपराध करने से पहले से ही अगर प्रचलन में आ रही है। आपने कार्य किया आज, ठीक है, और विधि बन रही है 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद बनने वाली जो विधि है उसके आधार पर आज जो आपने अपराध किया है सबसे पहले तो अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस समय पर कार्य करते वक्त ये अपराध की श्रेणी में है ही नहीं, सरकार ने कोई कानून बना ही नहीं रखा, इसलिए अपराध नहीं है। तो भूतलक्षी प्रभाव वाली नहीं होंगी, दांडिक विधियां भूतलक्षी प्रभाव वाली नहीं होंगी। वापस सरल भाषा में समझिए, किसी व्यक्ति का कोई भी कार्य अपराध तभी है जब उसने प्रचलित किसी विधि का उल्लंघन किया है। अगर उस कार्य को करते वक्त ऐसी कोई विधि नहीं है जो उसको अपराध की श्रेणी में रख रही है तो फिर वो अपराध नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने दिया है, जो एग्जाम्पल सामने आ रहा है, यहां पॉइंट गौर करना। दांडिक विधियां भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होंगी। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब है कि उसी समय दांडिक विधियां लागू मानी जाएगी जिस समय पे उसने कार्य किया है। जिस समय पे उसने जो कार्य किया है वह कार्य अगर अपराध है तब दांडिक विधि प्रभावी होगी, उससे आगे वाले समय से या पीछे वाले समय से वो प्रभावी नहीं होगी। अब बढ़ो आगे। केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल वाद 1954 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया। तो देखो, इस प्रकार के जो वाद हैं जिनको आप पढ़ लेना भाई, कि अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण के मूल अधिकार में दांडिक विधि भूतलक्षी प्रभाव वाली नहीं होती है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में दिया था? केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल वाद, पश्चिम बंगाल राज्यवाद 1954 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया। ठीक है, इसके साथ दोषी व्यक्ति केवल उतनी ही शास्ति का, एक पॉइंट और गौर करो, दोषी व्यक्ति केवल उतनी ही शास्ति का भागी होगा जो अपराध किए जाने के समय प्रचलित विधि के अधीन, अपराध किए जाने के समय प्रचलित विधि के अधीन अधिरोपित की जाती है, अधिरोपित की जा सकती है। इसका मतलब यह है, सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध करने के समय किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया है, पहली बात। अब मान लो उसने प्रचलित कानून का उल्लंघन कर दिया तो भाई वो अपराधी हो गया। अपराधी होने के बाद जो उसको दंड दिया जाता है वह उसी अनुपात में दिया जा सकता है जिस अनुपात में उसने अपराध किया है, या और समझो सरल भाषा में, जिस कानून का उसने उल्लंघन किया है और उस कानून का उल्लंघन करने पर जिस अनुपात में उसको दंड दिया जाना चाहिए था उस कानून के हिसाब से, केवल उतना ही दंड दिया जाएगा, उससे ज्यादा दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लो किसी अपराध को करते समय किसी प्रचलित कानून के उल्लंघन से 3 वर्ष की सजा का प्रावधान होता है, तो फिर ऐसा अपराध करने से व्यक्ति को 3 वर्ष की सजा दी जाएगी, 8 वर्ष की सजा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब यह है, दोबारा गौर करो, इसके साथ दोषी व्यक्ति केवल उतनी ही शास्ति का भागी होगा। उतनी शास्ति मतलब उतने ही दंड के अनुपात का भागी होगा, या उतनी ही मात्रा में दंड का भागी होगा जो अपराध किए जाने के समय
प्रचलित विधि के अधीन, मतलब अपराध किए जाने के समय उसने जो प्रचलित विधि या प्रचलित कानून का उल्लंघन किया है ना, उस प्रचलित विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। बात आई समझ में? किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने पर केवल उतना ही दंड किया जाएगा जितना कि उसने जिस कानून का उल्लंघन किया है उस कानून का उल्लंघन करने पर किया जा सकता है। इससे ज्यादा दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इस तरह के संरक्षण केवल आपराधिक कानूनों के संदर्भ में दिए गए हैं, नागरिक कानूनों के संदर्भ में नहीं। यहां पे पॉइंट पकड़ें। इस तरह के संरक्षण केवल आपराधिक कानूनों के संदर्भ में, देखो एक एक पॉइंट है कि अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण का प्रावधान आपराधिक कानूनों के संदर्भ में लागू होता है। दूसरा ऑप्शन आएगा नागरिक कानूनों के संदर्भ में लागू होता है। तीसरा ऑप्शन आएगा दोनों के संदर्भ में लागू होता है। चौथा ऑप्शन आएगा दोनों के संदर्भ में नहीं। तो केवल कौन से कानूनों के संदर्भ में दिए गए हैं? आपराधिक कानूनों के संदर्भ में। क्या नागरिक कानूनों के संदर्भ में भी दिए गए हैं? क्या नागरिक कानूनों के संदर्भ में नहीं दिए गए हैं। यह आपका 20(1). अब उदाहरण दिया गया है यहां पे। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने मान लो 1995 में अफीम उगाई, तब अफीम उगाना अपराध नहीं था। भाई 1995 में वो आदमी अफीम उगा रहा है, उस समय सरकार ने कोई कानून ही नहीं बना रखा कि भाई अफीम उगाने पे कोई दंड भी होगा, ऐसा कोई कानून है ही नहीं, तो फिर उस समय वो अपराध भी नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में 1996 में सरकार ने अफीम उगाने को गैर कानूनी घोषित कर दिया और कितने वर्ष की सजा का प्रावधान कर दिया? 5 वर्ष की सजा का प्रावधान कर दिया। तो उस व्यक्ति को सजा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हाँ, अगर 1996 के बाद, मतलब इस कानून के लागू होने के बाद अगर वह व्यक्ति इस प्रकार अफीम उगाता है, जब तो 5 वर्ष की सजा हो जाएगी। लेकिन इस आधार पर नहीं होगी कि साहब इसने 2 साल पहले उगाई थी, इसको भी दे दो 5 वर्ष की सजा। उस समय जब वो ये कार्य कर रहा था तब कानून प्रचलित नहीं था, इसलिए उसको सजा नहीं दी जाएगी। सजा कब होगी? जब आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो किसी प्रचलित कानून की श्रेणी में अपराध बन रहा है, फिर आप उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तब आप सजा के भागीदार बनते हैं। भूतलक्षी प्रभाव की नहीं होती है दांडिक विधि। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब यह है कि जब कोई कार्य आपका अपराध है, उससे पहले जब वो अपराध नहीं था, तब अगर आपने उस कार्य को कर दिया है तो उस समय वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई। अर्थात दांडिक विधि, दोबारा गौर करो, अर्थात दांडिक विधि उसी दिन से लागू होती है जिस दिन वह बनती है। यह है पॉइंट की बात। दांडिक विधि का मतलब ऐसी कोई भी विधि जिसमें दंड का प्रावधान होता है अपराध करने पर। दांडिक विधि उसी दिन से लागू होती है जिस दिन वह बनती है या जिस दिन वह लागू होती है। कोई भी ऐसी विधि या कानून जिसका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान होता है, वह जिस दिन लागू हो जाता है ना, उस दिन के बाद से ही प्रभावी होता है, उससे पहले से प्रभावी नहीं होता। मतलब भूतलक्षी प्रभावी नहीं है, उससे पीछे से प्रभावी नहीं है। जिस दिन लागू होगा उसी दिन से प्रभावी है, यह है इसका मतलब। उसी दिन से बनती है, पीछे से यानी बनने से पहले अर्थात भूतलक्षी नहीं होगी। यह है पॉइंट की बात। जिस दिन वह लागू हो जाएगी उस दिन से प्रभावी होगी, उससे पहले से या भूतकाल से प्रभावी नहीं मानी जाएगी, अर्थात भूतलक्षी नहीं होगी। इसको क्या बोला जाता है? कार्योत्तर विधियों का सिद्धांत भी कहते हैं। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल पूछेगा, कार्योत्तर विधियों का सिद्धांत किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार के दायरे में आता है? कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का सिद्धांत किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार में आता है? जो कि अनुच्छेद 20 के तहत, 20 में वर्णित है। अर्थात कोई व्यक्ति तत्समय का मतलब उसी समय प्रचलित विधियों से ही दंडित किया जा सकता है, पूर्व विधियों से नहीं। तत्समय प्रचलित विधियों से दंडित किया जा सकता है। तत्समय का मतलब उस समय जब वह अपराध कर रहा है, उस समय पे जो विधियां प्रचलित हैं उन्हीं से दंडित किया जा सकता है। उस समय जब वह दंडित करने वाली विधियां लागू हुई हैं, उस तिथि के बाद से उन विधियों का उल्लंघन करने पर दंडित किया जा सकता है। लागू होने से पहले या भूतकाल में अगर उन विधियों का उल्लंघन हो गया हो
तो वो दंडित नहीं किया जाएगा। सरल भाषा में समझो, मान लो कोई कानून ऐसा बन जाए, हो सकता है कानून है कि भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज से ज़्यादा अगर स्पीड से आप शहर में बाइक चलाते हैं तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा और 6 महीने की कैद होगी। कल्पना करो, और ये कानून लागू होता है जैसे 10 मार्च 2023 से। आपने इससे ज़्यादा स्पीड में अपनी मोटरसाइकिल चलाई है फरवरी के महीने में, मतलब ये कानून लागू होता है उससे पहले ही चला लिया आपने, तो कोई भी न्यायाधीश आपको अप्रैल के महीने में इस कानून के उल्लंघन पे दंड की सजा नहीं देगा या दंड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये लागू हुआ है मार्च के महीने में, आपने उससे पहले इस कानून का उल्लंघन किया है, इस कानून के लागू होने के बाद थोड़ी किया है। हाँ, लागू होने के बाद अगर आप उल्लंघन करोगे तो फिर दंड के भागीदार बन जाओगे। ये समझना है बस आपको, सरल भाषा में इतना समझेंगे। 20(1) में क्या है? कार्योत्तर विधियों के संरक्षण का सिद्धांत। कार्योत्तर विधियों का संरक्षण क्या है कि जिस समय पे आप अपराध कर रहे हैं उसी समय पे अगर आप कोई प्रचलित विधि का उल्लंघन कर रहे हैं तब तो आप दंड के भागीदार बनेंगे। अगर आपने कोई कार्य अपराध जो कि अपराध की श्रेणी में आता है उसको करते समय किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है तो फिर वो अपराध की श्रेणी में भी नहीं आता है, फिर आप दंड के भागीदार नहीं बनोगे। ये है इसका मतलब। दंड किस अनुपात में दिया जाएगा? उसी अनुपात में दिया जाएगा जिस अनुपात में उस विधि का उल्लंघन करने पर किस मात्रा में दंड दिया जाना ये लिखित में प्रावधान है, उतना ही दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। 20(2) क्या कह रहा है? दोहरे जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। दोहरे जोखिम से सुरक्षा का मतलब यह है कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार ही दंड दिया जाएगा, 2 बार या उससे अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। दोहरे जोखिम से सुरक्षा, इसके अनुसार एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। यह है इसका मतलब। एक अपराध में एक बार ही दंड का प्रावधान है, एक बार से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। यह सिद्धांत केवल न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, विभागीय जांच एवं अनुशासनात्मक कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता। यह बड़ी डेप्थ की बात है भाई। दोहरे जोखिम से मुक्ति का सिद्धांत मतलब एक अपराध के लिए एक बार ही दंड का प्रावधान, दोहरा दंड नहीं, दोहरा दंड निषिद्ध है। एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा। यह प्रावधान जो कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत मूल अधिकार है, यह कौन से प्रकार की कार्रवाइयों पर लागू होता है? वो तो 3 विशेषता देगा कि दोहरे दंड से मुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 20(2) के तहत मूल अधिकार है। दूसरी विशेषता लिखेगा, इस प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा का प्रावधान है, एक से अधिक बार दंड का प्रावधान नहीं है। तीसरा सेंटेंस लिखेगा, यह प्रावधान न्यायिक कार्रवाइयों तथा विभागीय जांच दोनों पर लागू होता है। तो दोनों पर लागू नहीं होता, केवल न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों पर लागू नहीं होता। किसी कर्मचारी या अधिकारी की उसके विभाग के द्वारा की जा रही जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई के अंतर्गत की जाने वाली प्रक्रिया उन पर लागू नहीं होता। केवल किन पर लागू होता है? न्यायिक कार्रवाइयों पर या न्यायालय की कार्रवाइयों पर लागू होता है। उसके खुद के विभाग की जांचों पर लागू नहीं होता। उसके खुद के खिलाफ जो सरकार में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है उसमें लागू नहीं होता। केवल किस में लागू होता है? न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है। तो ये 3 पॉइंट जो आपने पढ़े होंगे कि न्यायिक कार्रवाइयों पर तो लागू होता है लेकिन विभागीय जांचों पर नहीं होता, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों पर नहीं होता। काफी सारे विद्यार्थियों ने नए पढ़े होंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितना अधिक डेप्थ में जा सकता हूं मैं संविधान में, उतनी चीजें एक ही जगह पे कंपाइलेशन करके आप लोगों के लिए लाऊं। आप इनको सबको याद कर जाएं समझ के, क्यों पेपर जिस लेवल पे कठिनाई पे जाएगा फिर जब इतना अच्छे से अपन पढ़ लेते हैं तो फिर हम सवाल सही कर लेते हैं। 20(3) आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। देखो आत्म अभिशंसन का मतलब क्या है? ये जो आप पढ़ते हो ना, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा या अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह आत्म अभिशंसन का सिद्धांत है। एग्जामिनर पूछेगा अनुच्छेद 20 के तहत मूल अधिकारों में क्या शामिल है या क्या शामिल नहीं है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का प्रावधान, ठीक है, दोहरे जोखिम निषिद्ध का सिद्धांत, आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। तो इनके सरल भाषा में मतलब क्या होते हैं? सरल हिंदी में, जिस कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का प्रावधान
इसको सरल भाषा में क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जाएगा जब उसने अपराध करते समय किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन किया है। अगर किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो अपराधी नहीं है। उस व्यक्ति को उसी अनुपात और उसी मात्रा में दंडित किया जाएगा जो अपराध करते वक्त प्रचलित कानून के अनुसार लिखित में है। ठीक है। दोहरे जोखिम निषिद्ध, एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब पढ़ो इसको। किसी आरोपित व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे? आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। तो अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण के अधिकार में आत्म अभिशंसन का सिद्धांत लागू होता है कि नहीं होता? होता है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है कि नहीं होता? होता है। और एक बैक में देखो, दोहरे जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने वाला सिद्धांत लागू होता है कि नहीं होता? होता है। ठीक है। अब यहां पे देखिए, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने नार्को टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं ना जो अपराधियों से सच कबुलवाने के लिए किए जाते हैं, पॉलीग्राफी, झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग को आत्म अभिशंसन माना है, मतलब अपने विरुद्ध गवाही माना है, अतः यह वर्जित है। बिल्कुल ठीक बात। भाई एक बात बताओ, आप किसी अपराधी से कहें कि भाई आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, अगर वो सहज भाव में कहता है कि मैं करता हूं या मैं नहीं करता हूं, तब तो आप आत्म अभिशंसन नहीं कर रहे, उसका मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिलवा रहे, क्योंकि वो पूरे होशो हवास में जवाब दे रहा है। लेकिन जब आप नार्को टेस्ट करोगे, मतलब विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन, रसायन और मशीनों के द्वारा उसको निकालोगे, तो वो सहज प्रक्रिया से नहीं निकल रहा, उस पर आप थोप रहे हैं एक प्रक्रिया को। नार्को टेस्ट कर रहे हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट उसका कर रहे हैं, ब्रेन मैपिंग कर रहे हैं, तो इन टेस्ट की जो ये प्रक्रिया है, इसमें वो एक सहज या सामान्य प्रक्रिया से नहीं गुजर रहा है। वो चाहता नहीं कि उसका ऐसा हो, ऐसा टेस्ट हो, लेकिन उसको जबरदस्ती अगर पुलिस प्रशासन ऐसा टेस्ट करता है और फिर उससे वो सच उगलवाता है या कुछ भी उगलवाता है, तो वो क्या अर्धचैतन्य अवस्था में होता है जिस समय वो ये चीजें बोल रहा होता है। वो नहीं चाहता कि वो इस अवस्था में आए, लेकिन जब शासन प्रशासन उससे जबरदस्ती इस तरीके से उगलवाता है, तो क्या ये स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं है? क्या उसकी इच्छा थी ऐसा स्टेटमेंट देना? नहीं थी, उसकी इच्छा के विरुद्ध ये किया जा रहा था, इसलिए ये आत्म अभिशंसन माने गए। ठीक है। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट व ब्रेन मैपिंग आत्म अभिशंसन की श्रेणी में आता है, अतः यह इस मूल अधिकार का उल्लंघन है और यह वर्जित है। न्यायालय ने यह किस वाद में निर्णय दिया? ये बड़े टफ सवाल होते हैं। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद 2010, मिस्टर एक्स बनाम मिस्टर जेड वाद 2002, ये भी एक वाद आया था। जितने भी वाद मेरे संविधान पढ़ाने की प्रक्रिया में आपके सामने आए, आप एक कॉपी में उन सबको क्रम से लिख लें और याद कर लें। पेपर जब बहुत टफ होते हैं तो फिर ये जिताते हैं आपको, क्योंकि ये हर किसी को याद भी नहीं हो पाते। मिस्टर एक्स बनाम मिसेज जेड वाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट को अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म अभिशंसन नहीं माना। कहने का मतलब है कि डीएनए टेस्ट किया जा सकता है, ऐसी अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दे दी। मतलब डीएनए टेस्ट, क्यों? डीएनए टेस्ट अपराधी तो कुछ भी नहीं करना चाहता, वो तो ये कह देगा मुझे सजा भी मत दो, लेकिन डीएनए टेस्ट में ऐसा कुछ होता नहीं कि उसको कोई अर्धचेतन अवस्था में जाना पड़े या कोई बहुत प्रकार की दवाइयों से या मशीनों से गुजरना पड़े। वो एक सिंपल टेस्ट होता है, उसको तो गवाह सबूत के रूप में माना भी जा सकता है। वो आत्म अभिशंसन की श्रेणी में नहीं है, और डीएनए टेस्ट आत्म अभिशंसन की श्रेणी में नहीं है। यह किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया? मिस्टर एक्स बनाम मिसेज जेड वाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट को अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म अभिशंसन नहीं माना, अतः यह मीन्स डीएनए टेस्ट साक्ष्य या गवाही में उपयोग किया जा सकता है। तो इसकी तो अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी कि आप डीएनए टेस्ट कर सकते हो, वो आत्म अभिशंसन नहीं है। लेकिन नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, ये व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसको अचेतन अर्धचेतन अवस्था में ले जाके किए जाने वाले टेस्ट हैं, अतः ये आत्म अभिशंसन की श्रेणी में आते हैं, अतः ये वर्जित है। तो एग्जामिनर मान लो यही सवाल पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आत्म अभिशंसन की श्रेणी में आती है? तो सबसे पहले तो यही जानना बड़ा टफ है कि आत्म अभिशंसन कैसे कहते कैसे हैं।
तो पहले तो लीगल लैंग्वेज में ये जानिए कि आत्म अभिशंसन का मतलब है स्वयं के विरुद्ध गवाही देना। तो आत्म अभिशंसन निषिद्ध है किस अनुच्छेद के अनुसार? 20(3) के अनुसार। 20 में भी 20(3), थोड़ा और डेप्थ में पढ़ा है। इसके बाद आपका अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 21, प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार या प्राण व देह की स्वतंत्रता का संरक्षण। ये भाई बहुत ही टेक्निकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। वैसे तो हर एक चीज बड़े काम की है, कोई भी एक लाइन को आप मेरी पढ़ाई हुई को खारिज नहीं कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ही है। बेवजह की चीजें तो हम भी नहीं लाते। लेकिन आर्टिकल जो 21 है, प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार, ये कई बार ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि कौन सा मूल अधिकार है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ बता सकता है, लेकिन जो बेस्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 21, प्राण व देह की स्वतंत्रता का अधिकार या प्राण व देह की स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। अब ये क्या कह रहा देखिए, किसी व्यक्ति को उसके प्राण व देह की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। एक एक लाइन का मतलब समझते जाइए। भारत का संविधान विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया नामक शब्दावली के आधार पर संचालित है। विधि का शासन, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया, ये कानून की शब्दावली है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापानी शब्दावली है, ब्रिटेन का कानून इससे संचालित है, उससे भारत ने लिया है, तो भारत भी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया नामक शब्दावली से संचालित है। अमेरिका का संविधान विधि की उचित प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा संचालित है। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, बिल्कुल एक ही लाइन में समझ जाओ। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया नामक जो शब्दावली है, उसका मतलब यह है कि जो विधि के अनुसार लिखा हुआ है उसके अनुसार स्थापित प्रक्रिया, मतलब सरल भाषा में समझ लो, जैसा कानून में लिखा हुआ है उसके अनुसार वैसा ही निर्णय दे देना। स्वविवेक का दायरा इसमें कम होता है या ना के बराबर होता है या कम होता है। विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा अमेरिका का संविधान संचालित है, इसका मतलब यह होता है कि विधि की उचित प्रक्रिया, जो विधि के अनुसार उचित है वैसा करना। इसमें न्यायाधीश के स्वविवेक का दायरा बढ़ता है। अर्थात जब शब्द मौन हो जाएं, संविधान के शब्द मौन हो जाएं और निर्णय लेना पड़े, तो विधि के अनुसार स्थापित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो तो शब्दों के अनुसार निर्णय लिया जाता है, स्वविवेक का दायरा कम होता है। विधि की उचित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाएगा कि जो विधि के अनुसार उचित है वैसा करना, मतलब उसमें स्वविवेक का दायरा ज्यादा होता है, जो विधि की उचित प्रक्रिया नामक शब्दावली है। अब भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 में क्या लिखा हुआ है और बाद में इसमें चेंजेज क्या आए और किन किन वादों के द्वारा आए, ये एक इसमें थोड़ा पढ़ने का मुद्दा है। यहां पे देखें, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है अनुच्छेद 21 में, किसी व्यक्ति को उसके प्राण व देह की स्वतंत्रता से, प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। प्राण व देह की स्वतंत्रता या जीवन की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को उसके प्राण व देह की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता या उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता? बिना विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किए। अर्थात कब किया जा सकता है? केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करके ही उसे उसके जीवन की स्वतंत्रता या प्राण और देह की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जा सकता। यह हमारे मूल संविधान में लिखा हुआ था भाई। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। एक केस आया ए.के. गोपालनवाद 1950। ए.के. गोपालनवाद 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। सूक्ष्म व्याख्या का मतलब डिटेल में व्याख्या की। ए.के. गोपालनवाद में अनुच्छेद 21 की सुप्रीम कोर्ट ने सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें व्यवस्था दी गई कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया, इस शब्द को पकड़ना है आपको, मनमानी
कार्यकारी प्रक्रिया मतलब कार्यपालिका के स्तर पर की गई प्रक्रिया, मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया। और विधानमंडलीय प्रक्रिया को विधानमंडल को व्यवस्थापिका भी बोलते हैं। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया या व्यवस्थापकीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका अर्थ है, एक बार पढ़ लो फिर समझाऊंगा। इसका अर्थ है राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर, कानूनी का मतलब विधायी आधार या विधानमंडलीय आधार या व्यवस्थापकीय प्रक्रिया का आधार, कानूनी आधार पर रोक सकता है, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत न्यायालय निर्णय देता है। इसका मतलब समझो आप भाई, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। उसमें यह लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से या जीवन की स्वतंत्रता से केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्य किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया जाएगा। सरल लाइन जो आपने बचपन से पढ़ी होगी, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी बात आगे गई कि एके गोपालनवाद 1950 आया और उस एके गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान कर रहा है, लेकिन वो केवल कार्यपालिकीय जो मनमाने तरीके से कार्यपालिका अगर आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रही है उससे ही सुरक्षा दे रहा है। व्यवस्थापकीय प्रक्रिया जो है या विधायी प्रक्रिया जो है या कानूनी प्रक्रिया जो है उससे संरक्षण प्रदान नहीं कर रहा। दोबारा पकड़ो, ये 4 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है, सारी दुनिया जानती है। क्या अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मनमानी कार्यपालिकीय प्रक्रिया के विरुद्ध है या व्यवस्थापकीय प्रक्रिया, विधानमंडलीय प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रिया उनके विरुद्ध भी है क्या? ये डिसीजन एके गोपालनवाद 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उसने क्या निर्णय दिया कि केवल मनमानी कार्यपालिकीय प्रक्रिया के विरुद्ध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। व्यवस्थापकीय प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया या विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार नहीं है। मतलब केवल किसके विरुद्ध है? मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया, मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध तो सुरक्षा उपलब्ध है, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया या व्यवस्थापकीय प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रिया। ये इसके पर्यायवाची है। विधानमंडलीय कह लो, चाहे व्यवस्थापकीय प्रक्रिया कह लो, चाहे कानूनी प्रक्रिया कह लो, उसके विरुद्ध देखो, कानूनी आधार पर उसके विरुद्ध, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया या व्यवस्थापकीय प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका अर्थ क्या है? राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है, व्यवस्थापकीय प्रक्रिया के आधार पर रोक सकता है, विधानमंडलीय प्रक्रिया के आधार पर रोक सकता है। दोबारा गौर करो, ये जो अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, ये केवल मनमानी कार्यपालिकीय प्रक्रिया के तहत ही दिया गया है, केवल मनमानी कार्यपालिकीय प्रक्रिया के विरुद्ध दिया गया है। व्यवस्थापकीय प्रक्रिया, विधानमंडलीय प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह है कि व्यवस्थापकीय प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया या विधानमंडलीय प्रक्रिया के तहत आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर रोक लगाई जा सकती है या उल्लंघन लगाई जा सकती है या उसके आधार पर सीमित किया जा सकता है। केवल किस आधार पर संरक्षण है? केवल आपकी मनमानी कार्यपालिकीय प्रक्रिया के आधार पर संरक्षण है। अर्थात सरकार मनमानी कार्यपालिकीय प्रक्रिया के तहत आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन व्यवस्थापकीय प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया या विधानमंडलीय प्रक्रिया के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकती है या उस पर रोक लगा सकती है या उसको सीमित कर सकती है। ये है इसका मतलब। और ये डिसीजन किस वाद में दिया गया था? एके गोपालनवाद 1950 में। अब दोबारा पढ़ो इस पैसेज को।
ए.के. गोपालनवाद 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें व्यवस्था दी गई कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है। मतलब सरकार अपनी मनमानी कार्यपालिकी प्रक्रिया के द्वारा आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं कर सकती, उसके खिलाफ तो सुरक्षा है। ठीक है, आगे बढ़ो। मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, ना कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। समझ गए? सरकार विधानमंडलीय प्रक्रिया, व्यवस्थापकीय प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रिया के द्वारा आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन कर सकती है, उसको सीमित कर सकती है। मतलब सरकार कानून बनाकर आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकती है। कानून बना दिया मान लो संसद में, तो विधायी प्रक्रिया हो गई, विधानमंडलीय प्रक्रिया हो गई, और उसमें यह कानून बना दिया कि ये अपराध करने पे फांसी की सजा का प्रावधान है, और उस कानून के द्वारा, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उस कानून के अकॉर्डिंग अगर सजा दी जाती है और फिर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता खत्म होती है तो फिर हो सकती है, फिर कोई संरक्षण नहीं है। विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, केवल मनमाने तरीके से कार्यपालिकीय प्रक्रिया के विरुद्ध संरक्षण है, ये लाइन कह रहा है ये। और ये किस वाद में ये डिसीजन आया? ए.के. गोपालनवाद। ठीक है, अब इसके बाद अब ए.के. गोपालन कौन है वो देखो। ए.के. गोपालन स्वतंत्रता के समय के मद्रास प्रांत के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साम्यवादी नेता थे। मद्रास प्रांत के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साम्यवादी नेता थे। ठीक है, अब उनके साथ क्या हुआ? उन्हें लोक व्यवस्था तथा सशस्त्र विद्रोह भड़काने के शक में, कि भाई लोक व्यवस्था को खराब करेगा, सशस्त्र विद्रोह मतलब हिंसक विद्रोह भड़का सकता है, उसके शक में निवारक निरोध अधिनियम 1950 में निवारक निरोध अधिनियम बना था। ये निवारक निरोध अधिनियमों के बारे में आप अनुच्छेद 22 में पढ़ोगे कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर भी अरेस्ट किया जा सकता है कि वो ऐसा हो सकता है, वो अपराधी नहीं है लेकिन हो सकता है वो कोई अपराध को जन्म दे दे, कोई भी हिंसक वारदात कर ले, तो शक के आधार पर उसको पहले ही अरेस्ट किया जा सकता है। वो अपराधी नहीं है लेकिन अपराधी बन सकता है, अपराधी हो जाए, तो उसको अरेस्ट करने के संबंध में ये निवारक निरोध अधिनियम 1950 आया था। तो इसके अनुसार क्या हुआ? उन्हें लोक व्यवस्था तथा सशस्त्र विद्रोह भड़काने के शक में भाई कि हो सकता है भविष्य लोक व्यवस्था को खराब कर दे या सशस्त्र विद्रोह भड़का दे के शक में निवारक निरोध अधिनियम 1950 के अनुसार अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी आप अनुच्छेद 22 पढ़ोगे 21 के बाद। 22 में क्या है? बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण का अधिकार है। मतलब कुछ लोग जो बंदी बनाए जाते हैं उनके भी कुछ मूल अधिकार है, तो उसमें फिर निवारक निरोध अधिनियम आएंगे आपके। तो निवारक निरोध अधिनियमों के तहत यह है कि व्यक्ति अपराधी तो नहीं है लेकिन भविष्य में अपराध कर सकता है, इसलिए शक के आधार पर उसको अपराध करने से रोकने के लिए पहले अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अनुच्छेद 22 के तहत भाई साहब उसको गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया? ए.के. गोपालन को। गोपालन ने प्राणव दैहिक स्वतंत्रता के तहत, प्राणव दैहिक स्वतंत्रता मतलब अनुच्छेद 21, उसके तहत मुकदमा दायर किया। उसके तहत मुकदमा दायर किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने निवारक निरोध अधिनियम को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सही मानते हुए गोपालन को छोड़ने से मना कर दिया तथा प्राणव दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मनमानी कार्यपालकीय क्रियाओं के खिलाफ है, ना कि व्यवस्थापकीय क्रियाओं के खिलाफ। इसका मतलब समझो, गोपालन ने कहा सरकार ने इस आधार पर अरेस्ट कर लिया, कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था कि भाई हिंसा भड़का सकता है और सार्वजनिक व्यवस्था को खराब कर सकता है, तो उसके आधार पर, शक के आधार पर अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध अधिनियम का प्रावधान था जिसमें शक के आधार पर ऐसे अरेस्ट किया जा सकता है, तो सरकार ने इस आधार पर उसको अरेस्ट कर लिया। ए.के. गोपालन ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया कि साहब मेरे तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 में, और इन्होंने मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया है, तो मेरी तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ही संकट में आ रही है, मैं अपने हिसाब से जीवन नहीं जी पा रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ए.के. गोपालनवाद में डिसीजन क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये मनमानी कार्यपालकीय प्रक्रिया के विरुद्ध तो है, लेकिन यहां कार्यपालकीय प्रक्रिया मनमानी नहीं हो रही है, अनुच्छेद 22 के अनुसार हो रही है। अनुच्छेद 22 के अनुसार विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत हो रही है, और अनुच्छेद 22 ये कह रहा है कि निवारक नजरबंदी का संरक्षण का जो प्रावधान है,
तो निवारक नजरबंदी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसलिए सरकार ने जो आपको अरेस्ट करने की प्रक्रिया की है, यह मनमानी कार्यपालकीय प्रक्रिया नहीं है, ये अनुच्छेद 22 के अनुसार विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत की जाने वाली प्रक्रिया है। और विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कैसी है? विधायी प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है। तो विधायी प्रक्रिया या विधानमंडलीय प्रक्रिया के खिलाफ आपको संरक्षण नहीं मिलेगा, मनमानी कार्यपालकीय प्रक्रिया के खिलाफ आपको संरक्षण मिलेगा। तो ये तो विधायी प्रक्रिया है, विधानमंडलीय प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। इसलिए उन्होंने गोपालन जो उन्होंने अपनी याचिका दायर की थी उसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दोबारा सरल भाषा में समझ लो, फिर इससे डिसीजन क्या हुआ? एके गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार मनमानी कार्यपालकीय प्रक्रिया के विरोध में तो होता है, लेकिन विधायी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया या विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरोध में संरक्षण नहीं देता व्यक्ति को। ये एके गोपालनवाद में डिसीजन आया था। लेकिन बाद में यही सुप्रीम कोर्ट 1978 में मेनका गांधी वाद में अपने इस निर्णय को बदलेगा और फिर ये क्या कहेगा? फिर ये कहेगा कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया को भी अपना लेगा। तो विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाने के बाद फिर ये क्या करेगा कि विधि के द्वारा स्थापित के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया को अपनाएगा। तो फिर मनमानी कार्यपालकीय प्रक्रिया के साथ साथ विधायी प्रक्रिया या कानूनी प्रक्रिया या विधानमंडलीय प्रक्रिया जो कि विधि की नजर में उचित नहीं है, उसके विरुद्ध भी संरक्षण देगा। बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है भाई, ढंग से समझना। इस समय भारतीय संविधान अपने हाई लेवल डेप्थ पे चल रहा है। देखो आगे पढ़ो, क्लियर होगी चीज। मेनका गांधीवाद, अच्छा पहले एके गोपालन पढ़ लिया आपने, ठीक है साहब। एके गोपालन में क्या पढ़ा आपने? एके गोपालन में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है भाई साहब, इसका संरक्षण मनमानी कार्यपालकीय प्रक्रिया के विरुद्ध है, ठीक है। लेकिन विधायी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया, विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध हम इसको संरक्षण नहीं देंगे। सरकार कोई भी कानून बना सकती है और उस कानून के अकॉर्डिंग न्यायालय क्या करेगा? डिसीजन दे देगा। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग न्यायालय डिसीजन दे देगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो न्यायालय कुछ नहीं करेगा, ठीक है। केवल न्यायालय कब बचाएगा आपको? जब बचाएगा जब मनमानी कार्यपालकीय प्रक्रिया के तहत आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, तब तो न्यायालय बचा लेगा। लेकिन विधायी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया, विधानमंडलीय प्रक्रिया के तहत हो रहा है तो फिर न्यायालय नहीं बचाएगा। ये एके गोपालन का निर्णय है। अब बाद में क्या होगा? मेनका गांधीवाद 1978 बहुत ही हिट केस था। में उच्चतम न्यायालय ने गोपालनवाद के निर्णय को उलट दिया, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है न्यायालय? न्यायालय ने स्वीकार किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि की उचित प्रक्रिया में ही निहित है। देखो सुनिए, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे पहले भारतीय न्यायपालिका विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया नामक शब्दावली के तहत ही अपनी निर्णय देती थी। लेकिन मेनका गांधी वाद में पहली बार विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया को भी न्यायालय ने अपनाया। इसलिए यह सवाल बनता है कि वह कौन सा केस है या वह कौन सा वाद है जिसमें सबसे पहले विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया को भी न्यायालय ने अपनाया? मेनका गांधीवाद 1978। अब उसमें क्या हो रहा है वो देखो। तो न्यायालय ने कहा कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि की उचित प्रक्रिया में ही निहित है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधीवाद में पहली बार, गौर करिए, मेनका गांधीवाद में पहली बार अमेरिका की विधि की उचित प्रक्रिया की संकल्पना को लागू किया। तो एक सवाल तो यही बन गया कि अमेरिकी संविधान विधि की उचित प्रक्रिया नामक शब्दावली पर संचालित है, भारत में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया नामक शब्दावली पर संचालित है। लेकिन कौन सा वाद है जिसमें पहली बार भारतीय न्यायपालिका ने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया को भी अपनाया? मेनका गांधीवाद। अब देखो क्या होगा। न्यायालय ने पहली बार प्रक्रिया की युक्तियुक्तता अर्थात प्रक्रिया की मनमानी पूर्ण या अनौचित्यपूर्ण ना हो पर बल
देते हुए नैसर्गिक न्याय मतलब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया। गौर करिए अब इसका मतलब क्या है। अर्थात केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, न्यायालय को समीक्षा करने और कानून की युक्ति युक्तता पर सवाल उठाने का अधिकार भी प्राप्त होता है। दोबारा गौर करो, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह कहती है कि जैसा विधि में लिखा है वैसा निर्णय कर दो। विधि की उचित प्रक्रिया यह कहती है कि केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि जो विधि में लिखा है उतना कर दो, विधि भी न्यायपूर्ण है, उचित है, तर्कसंगत है, यह भी देखना न्यायालय का काम है। तो कुल मिला के विधि की उचित प्रक्रिया में विधि की स्थापित प्रक्रिया शामिल है अपने आप में। विधि की उचित प्रक्रिया और बड़ा दायरा लेकर रखती है। तो मेनका गांधीवाद में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया को भी न्यायालय ने अपना लिया, यह है इसका मतलब। फिर उसने क्या डिसीजन दिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निवारक निरोध अधिनियम को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सही मानते हुए गोपालन को छोड़ने से मना कर दिया। यह तो गोपालन का था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय ने गोपालनवाद के निर्णय को उलट दिया तथा न्यायालय ने स्वीकार किया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि की उचित प्रक्रिया में ही निहित है। उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधीवाद में पहली बार अमेरिका की विधि की उचित प्रक्रिया की संकल्पना को लागू किया। बड़ा सवाल है, बहुत बार आया है। न्यायालय ने पहली बार प्रक्रिया की युक्ति युक्तता अर्थात प्रक्रिया का मनमानी पूर्ण या अनुचितपूर्ण ना हो पर बल देते हुए नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अपनाया। अर्थात केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है, न्यायालय को समीक्षा करने और कानून की युक्ति युक्तता पर सवाल उठाने का अधिकार भी प्राप्त होता है। दोबारा समझो, मेनका गांधीवाद में न्यायालय ने यह कहा कि केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही काम नहीं चलेगा, वह विधि जिसके द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह खुद विधि भी युक्ति युक्त या तर्कसंगत है या नहीं है, यह देखना भी न्यायालय का काम है। तो अब न्यायालय ने अपना दायरा बढ़ा लिया। भारत में परंपरागत रूप से ब्रिटेन में प्रचलित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता रहा है। मतलब मेनका गांधीवाद से पहले तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया नामक शब्दावली के आधार पर ही सारे निर्णय होते थे। हालांकि 1978 के बाद इसे दोनों प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा है। यह बात 1978 में मेनका गांधीवाद आया, जब न्यायालय ने पहली बार विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की उचित प्रक्रिया को भी अपनाया, और तब से लेके अब तक न्यायालय अपने निर्णयों में जब उसको लगता है तब वह दोनों ही प्रक्रियाओं को अपना रहा है। 1978 के बाद ऐसी स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 19 से सम्मिलित नहीं हैं। भाई स्वतंत्रता का मूल अधिकार 19 से 22 है, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी स्वतंत्रताएं भी हैं जो 19 में नहीं आ पा रही हैं, उनको 21 में रख दिया। जो अनुच्छेद 19 से सम्मिलित नहीं है, 1978 के बाद ऐसी स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं है, अनुच्छेद 21 में सम्मिलित होकर इस अनुच्छेद का अत्यधिक विस्तार दे चुकी हैं। मतलब न्यायालय ने जितनी भी स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, जीवन के लिए जरूरी है और उनका स्थान 19 में नहीं है, उन सबको अपने निर्णयों के द्वारा 21 में डाल दिया है। तो अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत बढ़ गया है, उसमें तमाम तरीके के अधिकार हो गए हैं। ये आपको आने चाहिए, क्योंकि इस एग्जामिनर बार बार ये पूछ लेता है कि कौन सा मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में है या नहीं है। तो इनकी एक लंबी लिस्ट है जो इन नोट्स में मिलेगी, जो आपको आनी चाहिए, तो वो देखिए। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आपका मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 में। तो स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल, वायु, स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पेयजल, जीवन की उचित दशाएं, सब अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार है। जीवन रक्षा का अधिकार, निजता या गोपनीयता या प्राइवेसी बनाने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। ये एक लिस्ट है भाई, सारी आनी चाहिए आपको। स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये तो बना दिया है ना अनुच्छेद 21 तक। अनुच्छेद 21 के में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।
निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने का अधिकार, मतलब भेड़ भेड़ की इस तरह बंद कर देते हैं, भेड़ बकरियों की इस तरह, तो बंदी कह सकता है कि मुझको स्पेस भी मिलना चाहिए, ये भी मूल अधिकार है। वो एक अलग बात है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। त्वरित कार्रवाई का अधिकार, मतलब जो भी आपके खिलाफ राजनीतिक प्रशासन की न्यायिक कार्रवाई होती है, ये आपका मूल अधिकार है कि वो जल्दी हो, क्योंकि अगर समय पे न्याय नहीं हुआ तो वो अन्याय से बदतर होता है। ये भी मूल अधिकार है। हथकड़ी लगाने का अधिकार, हथकड़ी ना लगाने का अधिकार, लगाने नहीं, हथकड़ी ना लगाने का अधिकार। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, मतलब आप चाहे भले से अपराधी हैं, बंदी हैं, जो भी हैं, लेकिन मानवीय व्यवहार के हकदार हैं। कोई बदतमीजी से गाली दे के बात नहीं कर सकता आपसे, ये भी मूल अधिकार है। दूर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, कि अगर आपको फांसी की सजा तय हो गई तो वो फिर जल्दी दें, क्योंकि अगर ज्यादा समय पे उसको दिया जाएगा तो फिर जब तक व्यक्ति घुल के मरेगा। ये भी मूल अधिकार है भाई। विदेश यात्रा करने का अधिकार, ये विदेश यात्रा करना मेनका गांधी वाद में दिया गया था, ये विदेश यात्रा करना, ये भी अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार है। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, मतलब बंधुआ मजदूर वो होता है कि भाई सब पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करवा लेते हैं ना, जो पैसे दे के कर्ज मान बना देते हैं लोगों को और पीढ़ी दर पीढ़ी करवाते हैं, उसके विरुद्ध अधिकार, मतलब बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता कोई आपसे, ये अनुच्छेद 21 मूल अधिकार है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये नहीं है कि पुलिस वाले अरेस्ट कर ले और फिर के चल मेरे पैर दबा, खोपड़ी दबा, सिर दबा मेरा, तो हिरासत में किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार है। सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, मतलब कोई जबरदस्ती आपको राज्य से बाहर नहीं पहुंचा सकता, भाग यहां से, इंडिया छोड़ पाकिस्तान जा। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। कोई अपराधी ये कह सकता है कि उसने अपराध किया, चलो फांसी तो उसको दे दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चौराहे पर लटका के दो उसको। वो कह देगा भाई चौराहे पे क्यों मार रहे हो मुझको, जहां पे लगती है वहां मारो थोड़ा सा, ठीक है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, अपने केस की सुनवाई का अधिकार, ये एक लंबी लिस्ट है भाई। सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शयन का अधिकार, सोने का भी अधिकार है। इसलिए तो रात को 10 बजे के बाद डीजे बंद करवा दिए जाते हैं शहरों में कलेक्टर के आदेश से, ऐसे तो नींद ही नहीं आए वरना रात भर पार्टियां करें लोग। सोने का अधिकार आपका मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 में। सौर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, विद्युत या बिजली का अधिकार, यह भी अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार है, क्योंकि प्राण बचेंगे बिजली से, गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा, तो भाई ऐसे ऐसे डिसीजन दिए न्यायालय ने। अनुच्छेद 21 से संबंधित महत्वपूर्ण वाद, मतलब केस कौन कौन से आए, एक लिस्ट है 5-7 की, बस ये पढ़नी है, फिर अनुच्छेद खत्म है। ये मेनका गांधी वाद 1978, इस पर अभी अपन बात कर चुके हैं। विदेश जाने का अधिकार, जो कि अभी आपने पढ़ा अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार है, वो किस वाद में बना, मेनका गांधी वाद 1978 में। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992। शिक्षा पाने का अधिकार, देखो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992 में शिक्षा पाना व्यक्ति का अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। किस वाद में बना, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद में। मुरली देवड़ावाद 2001, मुरली देवड़ावाद 2001 में धूम्रपान निषेध सार्वजनिक स्थलों पर। आप ये पढ़ते हो ना, देखते हो ना कि सार्वजनिक बसों में, ट्रेनों में, पार्कों में धूम्रपान निषेध है, ये आपका मूल अधिकार है। कोई बस में आपके बगल में बीड़ी नहीं पी सकता, मना कर सकते हो, ट्रेन में नहीं कर सकता। किस वाद में ये सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध मूल अधिकार है कौन से अनुच्छेद में, 21 में। किस वाद में आया, मुरली देवड़ावाद 2001 में। पीयूसीएल वाद 2000, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार मूल अधिकार है। किस वाद में आया, पीयूसीएल वाद 2000 में। एक विशाखावाद बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में आया। ये क्या था, कार्यस्थलों पर महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न पर रोक। देखो, कार्यस्थल पर महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न पर रोक से संबंधित या ऐसा वातावरण के उनका कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ना हो, ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाना उन महिला कार्मिकों का मूल अधिकार है। किस वाद में निकल के आया है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद। ये कब आया है, 1997 में। हुसैन आरा खातून वाद
बनाम बिहार राज्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, 1979 में आया है ये। प्रथम जनहित याचिका माना जाता है इसको, प्रथम जनहित याचिका वाद था। भारत में जनहित याचिका या PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जब न्यायालय पढ़ाएंगे तो और डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये सवाल बार बार आया है कि प्रथम जनहित याचिका किस वाद के तहत मानी जाती है? हुसैन आरा खातून वाद बनाम बिहार राज्य 1979। इसमें भारत में जनहित याचिका या PIL की शुरुआत इसी वाद से मानी जाती है। यह 2 कारणों से फेमस है। किस कारण से? तीव्र विचारण यानी त्वरित सुनवाई का अधिकार, यह मूल अधिकार हो गया आपका हुसैन खातून में। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, गरीबों को भाई कोर्ट में निःशुल्क विधिक सहायता मिले। MC मेहतावाद 1997, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। मेहता केस बोलते हैं इसको। स्वच्छ पर्यावरण जो आप पढ़ते हो ना, मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में, ये MC मेहतावाद से आया है। खेलगांव वाद 1982, न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार, व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार उनका मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 में। और वो कौन से वाद से आया है? खेलगांव वाद 1982। हाँ भाई, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक वाद 1992 के बाद संसद ने 86वां संविधान संशोधन 2002 पारित किया और इस संविधान संशोधन द्वारा 3 अनुच्छेदों को बदला गया। एक तो मूल अधिकार, इसमें अनुच्छेद 21 के में शिक्षा को जोड़ दिया गया। नीति निर्देशक तत्व में आप अनुच्छेद 45 में पढ़ोगे जब मैं अगली क्लास लूंगा, उसमें था 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और उनके पोषण का प्रावधान। लेकिन 45 अनुच्छेद को बदल के उसमें अनुच्छेद 21 के का जोड़ दिया और वो डाला 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। और मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 के में एक नया मूल कर्तव्य 11वां जोड़ दिया कि माँ बाप और अभिभावक का ये मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। तो देखो, शिक्षा के अधिकार 21 के में मूल अधिकार हो गया। अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया था। 45 में क्या था? शिक्षा का प्रावधान था नीति निर्देशक तत्वों में, उसमें भी परिवर्तन आया था 86 में संशोधन 2002 से। और मूल कर्तव्य 51 के में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया, माँ बाप और अभिभावक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाएंगे। 6 से 14 वर्ष, ये ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, लास्ट लाइन आपकी। उन्नी कृष्णन वाद आया था एक 1993 में। उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने इसको और सुदृढ़ किया, जिसमें यह पुष्टि की गई कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्याभूत जीवन के अधिकार से संबंधित है। दोबारा गौर करें, मोहिनी जैन वाद जो कर्नाटक, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक हुआ है 1992 में, और एक उन्नी कृष्णन वाद 1993 में, दोनों का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। लेकिन एक माइनर डिफरेंस है। मोहिनी जैन वाद में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना है, लेकिन उन्नी कृष्णन वाद में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना है। वापस समझ लो, दोनों में मूल अधिकार माना है। मोहिनी जैन में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार माना है, लेकिन उन्नी कृष्णन वाद में अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार माना है। मतलब मोहिनी जैन वाद के निर्णय को उन्नी कृष्णन वाद में, 1 साल बाद आया है, 1993 में आया उन्नी कृष्णन, उसमें और अधिक मजबूत कर दिया है कि भाई 21 के तहत मूल अधिकार है। ये आपका अनुच्छेद 21 है। फिर कल पढ़ेंगे अनुच्छेद 22, बड़ा डेप्थ में है, काफी चीजें हैं। ये मटेरियल प्राप्त कर लेना और इनको याद कर लेना। कोई भी समस्या हो सवाल छोड़ देना। थैंक यू।